दोस्तों, हमारे देश का युवा परेशान है जॉब के लिए, उसे जॉब नहीं मिल रही है। वो प्रोटेस्ट कर रहा है और आज से नहीं कर रहा है, आप देखोगे पिछले 7-8 साल, 10 साल से ये सब चला आ रहा है। प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्हें जॉब नहीं मिल रही, फिर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पता है वैकेंसी नहीं है, फिर भी उसमें लगे हुए हैं और वो कुछ और ट्राई कर नहीं रहे हैं। लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसका कोई भी रिजल्ट निकल के नहीं आ रहा है। तो आज हमारे साथ राजपाल जी आए हैं मैक्सिमाइज़ योर फ्रीडम से। तो हम इनसे बातचीत करेंगे। ये गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉयी थे, काफ़ी अच्छी पोस्ट पे थे, इनकम टैक्स में थे। इन्होंने वो सब जॉब क्रैक किया, लिया, छोड़ा। अभी ये कहीं और रहते हैं, नेचर में रहते हैं और इनका व्यू इस पे काफ़ी अलग है जॉब को लेके, शादी को लेके। तो हम इनसे कुछ क्वेश्चन पूछ के और कुछ डिस्कशन करेंगे ऐसा, जिससे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्यों मतलब इस तरह की लाइफ ज़्यादा ईज़ी होती है या बेटर होती है या नहीं होती है ना? क्योंकि मैं जब वीडियोज़ बनाता हूँ तो एक मोनोलॉग होता है, मैं सीधे-सीधे बताता हूँ। बट अब मेरे साथ राजपाल जी भी हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे तो कुछ क्वेश्चन भी होंगे, तो और चीज़ें निकल के आएँगी। तो राजपाल जी, आप ना सबसे पहले इस पे अपना ओपिनियन दो कि जॉब के पीछे भारत का जितना मिडल क्लास से लेके उससे नीचे जितने भी लोग हैं, मैक्सिमम इंडिया वही है। तो ये सारे के हम्म। सारे लोग 95% लोग जॉब के लिए ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, सरकारी या प्राइवेट जो भी है, लेकिन वो कर जॉब के हम्म। लिए ही प्रिपरेशन रहे हैं। ऐसा क्यों है? उनको और कोई ऑप्शन क्यों नहीं मिलता है? हाँ, आदित्य भाई, जो आपने टॉपिक उठाया है एकदम रेलेवेंट टॉपिक है आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो। और जैसे आपकी वीडियो भी मैं देखता रहता हूँ, तो उसमें बहुत ही जो क्रक्स है ना, उसको मुद्दे को वो टच आप करते हो। जो जिस चीज को लेके परेशान रहता है आज का युवा कि जॉब के पीछे भाग रहे हैं, कॉलेज में रहते हैं तो ये टारगेट दिया जाता है कि अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आओ, पढ़ाई करो, रट्टा लगाओ। क्यों? पर्पस एक ही है, ताकि जॉब मिल जाए। फिर उसके बाद हमारी एजुकेशन सिस्टम ऐसी है, वो किसी लायक बनाती नहीं है उसको। जैसे ही वो कॉलेज से निकलेगा, वो किसी लायक नहीं रहता। फिर उसको कोचिंग इंडस्ट्री है, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी कि कोचिंग ले लो, कोचिंग ले लो, ताकि अच्छी नौकरी मिल जाए। खासकर सरकारी नौकरी के पीछे परेशान रहते हैं लोग। और हुँ। माँ बाप, समाज, सबका मतलब एक ही है रास्ता कि इसमें घुसो, सरकारी नौकरी पकड़ो। मतलब उनको ये लगता है कि जो पीएन की पोस्ट है ना, ग्रुप डी, उसके लिए भी ये लाइन लगा देते हैं। मतलब हुँ, लाखों लाखों एप्लीकेशन आ जाते हैं उसके लिए भी। और वैकेंसी होंगी, थोड़ी सी वैकेंसी होंगी, कहीं 20-50 वैकेंसी निकल गई, वहाँ पीएचडी वाले लोग भी अप्लाई कर देते हैं। हुँ, तो ये बहुत ही डिलेमा है। और मुझे तो ऐसा लगता है ये यूथ, जो हमारा मतलब पॉजिटिव साइड जो होनी चाहिए ना, ह्यूमन रिसोर्स, उसका कहीं ना हुँ, कहीं बर्बादी हो रही है। मैं देखता हूँ कि लोग 40-40 साल तक भी तैयारी करे जा रहे हैं, करे जा हुँ, रहे हैं। तो उनको एक दिशा मिल नहीं रही है। और ना तो हमारी एजुकेशन सिस्टम है उनको इतना तैयार कर पाती है कि वो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोच पाएँ, कुछ अपना काम कर पाएँ। दूसरी बात सोसाइटी है, सोसाइटी भी उनको उतनी इज़्ज़त देती नहीं है। सरकारी हुँ, नौकरी मिल जाए, चाहे कोई ग्रुप डी की छोटी-सी मिल जाए, उसको उसकी भी मैरिज मार्केट में इतनी ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन अगर कोई अपना काम कर रहा है, कोई सक्सेसफुल बिज़नेस कर रहा है, कोई नया एडवेंचर शुरू किया है, वेंचर शुरू किया, बिज़नेस आइडिया है कोई, उसको ये भाव नहीं देंगे। तो यही है, सोसाइटी में जो चीज़ें चलती हैं, जिसको हम रिवार्ड करते हैं, तो उनको फिर बढ़ावा मिलता है। इसीलिए आज हम देखते हैं कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, तो हुँ। ये सारी समस्याएँ चल रही हैं। और जैसे आपने बोला ना कि ग्रुप डी के लिए भी पीएचडी लेवल के, मास्टर्स लेवल के लोग अप्लाई करते रहते हैं। और ग्रुप डी वाली जो जॉब होती है, जैसे रेलवेज़ में है, तो वो बहुत डिग्निफाइड जॉब होती नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि उसमें सफाई हुँ, कर्मचारी की भी जॉब होती है, टॉयलेट क्लीनिंग की जॉब होती है, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं। उसके लिए भी ये लोग जॉब करते हैं और उसको भी बड़ा बढ़ा-चढ़ा के दिखाया जाता है सोसाइटी में कि इस तो ये तो रेलवे में है, तो ये है। मतलब ग्रुप डी में हुँ, है, ये इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब लड़कों को भी, यंग लड़कों को भी नहीं चाहिए कि हम कुछ बड़ा करें, वो भी सैटिस्फाइड हैं ग्रुप डी की जॉब लेके। तो एक तो हुँ, एजुकेशन सिस्टम का फेलियर है ही, एजुकेशन सिस्टम ही हमारा ऐसा बिल्कुल डुल है, उससे कुछ नहीं हो सकता। तो लेकिन एक बहुत मेजर इशू ये भी है ना कि इंडिया में जो पेरेंट्स हैं, इनको भी कोई जानकारी है नहीं। इंडिया के पेरेंट्स को बहुत कुछ पता होता नहीं है कि क्या चल रहा है ग्लोबली, क्या चल रहा है। तो वही घिसी पिटी जो उनकी जानकारी होती है कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर ले, है ना, नहीं कर पा रहा है तो कोई प्राइवेट नौकरी में चला जा, बस वो ये इतना ही बताते हैं और उसी में फोर्स करते रहते हैं बच्चे को। तो बच्चे फिर उसी हुँ, तरफ चले जाते हैं। और आप देखोगे कि ये जो कई सारे हमारे ईस्ट साइड के जो बच्चे हैं, जैसे यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़,
झारखंड इस तरफ क्या होता है, इस तरफ नौकरी लेने का एक सबसे बड़ा वो रहता है कि शादी हो जाएगी और मोटा दहेज हाँ मिलेगा। तो मुझे ना पर्सनली ये भी लगता है, इस पे आप अपना ओपिनियन बताना, कि मुझे ना ये लड़के ईमानदार नहीं लगते। मुझे लगता है ये बड़े बेईमान टाइप के और वैसे लड़के हैं ये, मतलब इनका इंटेंट क्या है काम करने का, कि भाई लड़की मिल जाएगी हाँ सुंदर, क्योंकि बढ़िया जॉब है तो सीजीएल निकाल लेंगे तो बढ़िया लड़की मिल जाएगी, दहेज मिल जाएगा। बिहार में बहुत दहेज भी चलता है, मैं उधर से बिलोंग करता हूँ, पूर्वांचल से, मेरे को पता है। तो उनका इंटेंट ही ये है, तो ये लोग ईमानदार, अपने प्रति ईमानदारी नहीं दिखती मुझे। तो फिर जब ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं ना, तो मेरे मन में इनके लिए कोई दया नहीं आती। मुझे लगता है यार ये सब तो ब्रेन डेड हम्म, लोग हैं ये। तुम प्रोटेस्ट कर कहाँ रहे हो और कर किसके आगे रहे हो, इससे होगा कुछ नहीं। इस पे आपका क्या हम्म। मानना है? मैं बताता हूँ आदित्य भाई, ये 2 दिन पहले की बात है। यहाँ पे मैं रहता हूँ ना, उत्तराखंड में रहता हूँ, देहरादून में। तो हाँ यहाँ से मसूरी जाने के लिए ना बहुत जाम लगता है, ट्रैफिक जाम लग जाता हाँ है, हाँ और वीकेंड में तो हम बाहर निकल भी नहीं पाते हैं, ऐसा है। हाँ। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक ऑल्टरनेटिव रास्ता है, वो जंगल से होके जाता है, किमाड़ी करके एक जगह है, वहां से अच्छा होके जाता है। तो जनरली वो बाइक वाइक के लिए है। मतलब इतना अच्छा मजेदार रास्ता है, आप बाइक से जाओ, बिल्कुल जंगल के बीच में से जाता है। तो अभी अच्छा। गवर्नमेंट ने ये स्कीम निकाली कि क्योंकि मसूरी के लिए ट्रैफिक बहुत ज्यादा आ रहा है, टूरिस्ट आ रहे हैं, तो ये जो जंगल वाला रास्ता है ना, हम इसको चौड़ा कर देते हैं, ताकि हाँ इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे ताकि एक ऑल्टरनेटिव रास्ता मिल जाए। तो हाँ। यहाँ पे लगभग 700 से 1000 के बीच में बहुत ही मैच्योर बड़े बड़े पेड़ हैं साल के, तो वो कटेंगे उसमें। तो ओ, वो रास्ता चौड़ा करने के लिए वो पेड़ कटेंगे। अब उसके लिए ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, है ना, ये आंदोलन कर रहे हैं कि पेड़ बचाओ पेड़ बचाओ। अब मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आया एक लड़के का कि राजपाल भाई आप आंदोलन में आ रहे हो कल? तो मैंने बोला भाई मैं आंदोलन में नहीं आ रहा हूँ। तो वो बोला अरे हम कैसे नहीं आ रहे हो, आप तो आवाज उठाते हो पर्यावरण के लिए, और क्लाइमेट चेंज के लिए, इन मुद्दों पे। तो मैंने बोला भाई जो तुम्हारा तरीका है ना ये प्रोटेस्ट करने का, ये तरीका ही गलत है। तरीका ही गलत है, तुम एग्जैक्टली। तुम बोल रहे हो कि पेड़ बचाओ। अरे भाई पेड़ कैसे बचेंगे, तुम बच्चे तो पैदा करना बंद नहीं कर रहे हो, है ना। वहां पे जो आंदोलन में शामिल होंगे वो चार चार बच्चे पैदा करके बैठे हैं, और चार बच्चे पैदा करके वो झंडा लेके जा रहे हैं कि पेड़ बचाओ पेड़ बचाओ। हाँ तुम जो है तुम भटक रहे हो जॉब लेने के लिए, सरकारी नौकरी लग जाए फिर मैं शादी करूंगा फिर बच्चे पैदा करूंगा, यही तो कोशिश है तुम्हारी भी। तो मैं क्या करूंगा पेड़ बचा के, कैसे बचाऊंगा मैं पेड़? एंटी नेटलिज्म को फॉलो करना चाहिए, उसको तुम फॉलो नहीं कर रहे हो, जो जड़ है उस पे काम कर नहीं रहे हो। अगर तुम बच्चे पैदा करते रहोगे तो समस्याएं तो आएंगी ना, फिर गवर्नमेंट भी मजबूर हो जाएगी। उनको तो भीड़ को तो मैनेज करना पड़ेगा किसी ना किसी हाँ तरीके से। अगर वो हाँ। रास्ता नहीं देंगे मसूरी जाने का तो लोग वहां से गिरेंगे, खाई में मरेंगे। यहाँ गाड़ियां गिरती हैं इतनी सारी क्योंकि फिर भीड़ हो प्रोटेस्ट जाती है बहुत करेंगे, ज्यादा। फिर प्रोटेस्ट करेंगे हाँ, कि सरकार कुछ कर फिर नहीं उसका रही। भी प्रोटेस्ट करेंगे। तो मैंने उनको बोला कि भाई ये तुम्हारा तरीका गलत है, मैं इससे एग्री नहीं करता। हाँ, अगर तुम एंटी नेटलिज्म के लिए तुम प्रोटेस्ट कर रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, तुम जड़ पे काम करो, जड़ पे काम नहीं करे। ऐसे ही आपने ये शादी वाली चीज बताई है, तो मैं 2 गवर्नमेंट जॉब का अभी मेरे पास एक्सपीरियंस है। 2018 में मैंने इनकम टैक्स वाली जॉब ज्वाइन करी थी। तो वहां पे अम, मतलब मेरे जो आसपास वाले कलीग थे वो मैं देख रहा हूँ कि जैसे ही जॉब लगी है उसके बाद उन्होंने फटाफट फटाफट 1 साल के अंदर अंदर, किसी ने 2 साल के अंदर अंदर अपनी शादियां निपटा डाली। फटाक से शादी करी और फिर उसके बाद खटाखट बच्चे पैदा कर दिए। तो 3-4 साल हुए थे तब तक, जब मैं वहां से छोड़ के आया 4-5 साल के बाद आया तो उनके 2-2 3-3 बच्चे लेके घूम रहे थे वो। तो उसमें उनका यही रहता है कि जॉब लग गई, अब बढ़िया लड़की मिल जाएगी, शादी हो जाएगी, अच्छा मोटा दहेज मिल रहा है। तो जब मैं वहां पे जॉब छोड़ रहा था ना, तो मेरे पेरेंट्स की स्टेटमेंट सुना आप, उन्होंने क्या बोला। वो बोल रहे हैं कि अच्छा तुम जॉब तो छोड़ रहे हो, चलो ठीक है, लेकिन ये जॉब इतनी अच्छी है, समाज में इतनी मान्यता है, तुम है ना जॉब छोड़ने से पहले शादी कर लो। बाद में जॉब छोड़नी है छोड़ देना, लेकिन पहले तुम शादी कर लो, क्योंकि इस जॉब से अच्छा रिश्ता मिल जाएगा, अच्छी जगह हाँ पे सेटलमेंट हो जाएगी। तो मैंने बोला कि ना, तो देखो मुझे शादी करनी है, और अगर मुझे शादी करनी भी होती तो मैं जॉब छोड़ने के बाद ही करता, क्योंकि तुम फॉल्स एक्सपेक्टेशन दे के किसी को कैसे खुश रह सकते हो। हाँ हाँ। फिर मैं यहाँ पे आया देहरादून में। यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ कि वैसे तो मेरे कुछ कलीग हैं वो देखते रहते हैं मेरे ये यूट्यूब वीडियो वगैरह।
लेकिन मैं हम्म, उनका भी देखता हूँ कि कुछ लोग है ना, उनका माइंडसेट ही ऐसा है, उनको इससे मतलब नहीं है कि लड़की कैसी है, लड़की सोचती कैसे है, उसकी थॉट प्रोसेस क्या है, ना ना ना, इससे कोई मतलब नहीं है। उनको बस इससे मतलब पड़ा है कि दहेज कितना मिल रहा है, गाड़ी कौन सी मिल रही है। ऐसी मैंने कुछ दिन पहले तो एक न्यूज पढ़ी, उस लड़के ने इसीलिए वो रिश्ता तोड़ दिया, उसकी डिमांड थी कि मुझे फॉर्च्यूनर मिलनी चाहिए, और ये यही उन्होंने हो रहा है, पता यही हो रहा नहीं है। कुछ डिजायर दे दिया, कौन कोई दूसरी गाड़ी दे दी थी, तो उसने रिश्ता ही कैंसिल कर दिया। तो ये तो इनका थॉट प्रोसेस है, बताओ क्या इनका साथ दें हम इसमें, प्रोटेस्ट में। आपने ना एक चीज बड़ी अच्छी बताई कि जैसे ये जो प्रोटेस्ट करने बैठ रहे हैं, चार चार बच्चे पैदा किए हुए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये इग्नोरेंस हम्म है, टोटल इग्नोरेंस है ये, कि तुम क्राइम भी कर रहे हो और उस क्राइम के अगेंस्ट आवाज भी उठा रहे हो, ऐसा हो गया ये। तो हम्म जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस पर ना मुझे काफी हेट आया था। वो एक तरह से सरकाजम वाला वीडियो आप समझ लो। उसमें मैंने बोला था ये पूंजीवादी भगवान है, इनकी पूजा करो, इनको गाली मत हाँ दो, इस तरह का मैंने कुछ वो किया था। तो क्योंकि मैं तो हमेशा से पूंजीवादी को गाली देता आया हूँ, तो एकदम से कुछ अलग वीडियो लगी लोगों को, तो वो लोग भड़क गए। मुझे बहुत लोगों ने अनसब्सक्राइब भी कर दिया। तो फिर मेरे को दोबारा एक क्लियरिफाई करके एक और वीडियो बनानी पड़ी। तो उसमें मैंने बेसिकली ये बताया था कि भाई तुम जब सिर्फ गाली दे रहे हो, अडानी को, अंबानी को गाली देते रहो, मेरा पर्सनली ये मानना है गाली देने से कुछ नहीं होगा। उनको रियल हम्म में तुम्हें कैपिटलिज्म को हराना है तो गांधी जी वाला फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा, जो असहयोग आंदोलन उन्होंने किया था ना। तुम उनका प्रोडक्ट यूज हम्म करना बंद करो। तुम ये जो हर 6 महीने पे आईफोन बदलते हो, कर्जा लेके ईएमआई पे गाड़ी खरीदते हो, तो ये सब करके तुम उन्हें हेल्प कर रहे हो उनकी। और ये सब करके और हम्म तुम फिर उन्हें गाली दे रहे हो, इसका कोई सेंस नहीं बनता। फिर तो गाली मत हम्म दो, फिर तो उनकी पूजा करो फोटो लगा के। वो तुम्हारे भगवान है, सारी चीजें उन्होंने ही बनाई है जो तुम यूज कर रहे हो। और अगर एक्चुअल में पूंजीवाद को तुम नहीं पसंद करते हो, तुम चाहते हो कि समाज में समानता रहे और इस तरह के समाजवाद रहे, तो फिर तो तुम ये कंज्यूमरिज्म को कम करना पड़ेगा, कंजप्शन को कम करना पड़ेगा। अब यही चीज आ जाती है बच्चों पे। एक हम्म मैंने समदीश, एक यूट्यूबर है समदीश करके नाम है उसका, वो न्यूज ओके अनफिल्टर्ड बाय समदीश करके बड़ा यूट्यूबर है, और वो न्यूज रिपोर्टिंग हम्म करता है। दिल्ली का ही है वो। तो वो मैंने देखा, वो एक झुग्गी में गया था, दिल्ली के स्लम है, दिल्ली में बहुत सारे स्लम है। तो वहां पे क्या होता है ना, हम्म 2 दिन में एक टैंकर आता है, दिल्ली गवर्नमेंट भेजती है, उसमें मंत्रियों के बड़े बड़े फोटो छाप के कि ये पानी इस वाले फलाना मंत्री द्वारा भेजा गया है। और उसी में सारे एकदम कीड़े मकोड़े की तरह झुंड बना के पानी भरते हैं, मारपीट करते हैं, भाई मेरी बारी मेरी बारी। तो उसी में वो गया था, समझी पूछ रहा था, तो एक औरत कह रो रही थी, बोल रही थी बताओ हम कैसे करेंगे, हम एक बाल्टी पानी मिला है, मेरे 4 बच्चे हैं, वो कैसे खाएंगे पिएंगे। तो लोगों को मैं देख रहा हूँ, लोग उनको सहानुभूति दे रहे हैं कि अरे बताओ हम्म गवर्नमेंट को। ये कोई नहीं पूछ रहा कि भाई तूने 4 बच्चे पैदा किया क्यों है ऐसी घटिया सी हालत में। उसको सहानुभूति नहीं हम्म मिलनी चाहिए, उसको उसको मेरे हिसाब से उसे जेल में डाल देना चाहिए। क्योंकि शायद वो 4 बच्चे और पैदा कर लेगी, और शायद वो प्रेग्नेंट भी लग रही थी मेरे को। तो हम्म हमारे यहाँ एक और ये भी प्रॉब्लम है कि जो प्रोटेस्ट पे बैठते हैं ना, चाहे ये जॉब के लिए बैठे हो, चाहे जंगल कटने के लिए बैठे हो, ये सारे के सारे क्रिमिनल लगते हैं मेरे को, क्योंकि रियल हम्म एक्शन नहीं ले रहे। ये बस हवा हम्म हवा में फ्लो में, अगर 4 आदमी बैठ गया, जैसे आपको मैसेज कर दिया किसी ने आप भी आ रहे हो क्या, ऐसे में हवा हवा में बस पहुंच जाओ बिना कुछ हम्म जाने समझे, और जाके वहां बैठ के समोसे खा के आ जाओ। हम्म तो ये तरीका गलत है। तो ये आप इस पे बताओ कि ये इंडियन जो लोग हैं, ये एक्चुअल में ऐसे क्यों क्यों है, तो भेड़ शीप मेंटेलिटी क्या है, मतलब ये सोचते ही नहीं है गहराई में जाके, बस जब चल रहा है चलते हैं। मैं तो जहाँ पे जो इंटेलेक्चुअल बने घूम रहे हैं ना इंडिया में, मैं किसी को कुछ नहीं मानता, मतलब हम्म सब बकवास लगने लग गया है मेरे को अब। बहुत इक्का दुक्का लोग हैं जो रियल योगेंद्र यादव टाइप के लोग हैं, जो आम आदमी पार्टी के फाउंडर थे। उसके अलावा तो सारे नेता ये जितने यूट्यूब पे भी स्पेस पे हैं, ये सब ऐसे ही लगते हैं मुझे, हवा हवाई। बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, और लोगों को लगेगा अरे वाह इतने बड़े शब्द इस्तेमाल कर रहा है तो कुछ बड़ा ज्ञानी होगा। और बस यही कहानी चल रही है, इस पे बताइए कुछ। बिल्कुल। जो आपने एग्जाम्पल दिया था ना वो झुग्गी झोपड़ी से, उससे मुझे एक हाँ। याद आया। 2-3 दिन पहले है ना, एक रील आई मेरी फीड पे इंस्टाग्राम पे। उसमें एक औरत है, वो लड़की प्रेग्नेंट हो रखी है, और वो सड़क हम्म। किनारे लेटी हुई है, और सड़क हम्म। किनारे लेटी हुई है, और वो ऐसे रील बना रही है। बराबर से गाड़ियां चल रही हैं, और उसका पूरा परिवार लेटा हुआ है, और वो गाना चल रहा है, पीछे आने वाला है नया मेहमान, और ऐसे करके। और वो प्रेग्नेंट है, 2 बच्चे और डाल रखे हैं सड़क के किनारे, और उसका हस्बैंड पड़ा हुआ है। ये जो सड़क के किनारे रहते हैं ना, वो उन्हीं में से थी। और वो फोन लेके वो रील बना रही है। तो उसमें किसी ने कमेंट किया था कि
नया मेहमान तो चलो आने वाला है, लेकिन देखना कहीं पीछे से सलमान खान भी ना आ जाए। वो उसके किनारे लेटे हुए थे ना रोड के किनारे। और फिर ये बढ़िया था। एक कमेंट और आ रखा उसमें नीचे कि हाँ। ये जो 15,000 रुपए का फोन लेके रील बना रही हो, इसको 15,000 के फोन को बेच दो और अपना एक वो खरीद लो, कोई प्लास्टिक का वो खरीद के और अपना झुग्गी झोपड़ी डाल लो। यहाँ पे हाँ। सड़क के किनारे क्या कर रही हो इसको बेच के। तो इन लोगों का ना सहानुभूति के पात्र नहीं है ये लोग। तो अब इसीलिए यहाँ से ना पहले तो एक पॉइंट और हाँ। ऐड करता हूँ राजपाल जी, फिर आप बताइएगा। जैसे आपने बोला ना कि वो आपने एग्जांपल दिया उसका, वो जो भिखारी होते हैं सड़क पे लेटी थी वो कर रही है, ठीक है। नया तो अब मेहमान। उसको हर हर इंसान क्रिटिसाइज करेगा, ठीक है। हमारे जैसा हम्म। इंसान भी क्रिटिसाइज करेगा, जो सोसाइटी में रह रहे हैं नॉर्मल वो भी क्रिटिसाइज करेंगे। अब यहाँ एक पॉइंट आता है कि हम मैं उसे भी क्रिटिसाइज करता हूँ या आप उसे भी क्रिटिसाइज करते हैं, जो बच्चे पैदा कर रहे हैं। अब वो क्या बोलेंगे, हम्म। अरे वो तो भिखारी है, हम तो सक्षम है ना। अब सक्षम की परिभाषा पे बात करते हैं। अब हर इंसान, चाहे वो 20,000 रुपए महीना कमा रहा हो, चाहे 20 लाख रुपए महीना कमा रहा हो, ये दोनों इंसान अपने आप को सक्षम बोलते हैं। किसी के मुंह हम्म। से मैंने आज तक नहीं सुना कि भाई मैं सक्षम नहीं हूं बच्चे पैदा करने के लिए। एक 10,000 कमाने वाला भी अपने आप को सक्षम मानेगा, और ये 10,000 कमाने वाला भी इस औरत को गाली देगा जो रील बना रही थी। वो ये नहीं हाँ। देखेगा कि मेरे से ऊपर बैठा हुआ इंसान मुझे भी उसी नजर से देख रहा है जिस नजर से हाँ। मैं इसको देख रहा हूँ, है ना। अब अडानी का लड़का, अंबानी का लड़का हमें देखेगा तो ये तो बोलेगा ना, ये बेचारे रील ये वीडियो बनाते कीड़े रहते हैं। मकोड़े। हाँ, घूमते रहते हैं जंगलों में। क्या इनके पास तो ना हेलीकॉप्टर है, ना इनके पास प्राइवेट जेट है, बेचारों को ट्रेन में घूमना पड़ता है। तो उनकी नजर में तो हम भी उसी लेवल के हैं। तो हम्म। आप इस पर थोड़ा क्लेरिफाई करो, इनकी गलतफहमी दूर करो। इनको लग रहा है कि ये सक्षम है, तो अगर तुम भिखारियों को गाली दे रहे हो तो अपने गिरेबान में भी झांको। तुमने भी 3 बच्चे पैदा किए हैं जिन्हें तुम मामूली बिल्कुल। से स्कूल में पढ़ा रहे हो, मामूली सी जगह पर रख रहे हो। अभी मेरी एक वीडियो आएगी, एक दो दिन में, कल आ जाएगी शायद। उसमें हम्म। मैंने ये बताया है कि सरकारी नौकरी लगने के बाद या फिर कोई भी नौकरी लगने के बाद आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए। ऐसी 5 मेजर मिस्टेक क्या है कि नौकरी लगने के तुरंत बाद नहीं करनी चाहिए। तो पहली तो उसमें शादी। हाँ, नौकरी लगने के बाद पहली है ना, ये शादी बच्चों की तरफ बहुत भागते हैं। जैसे ही नौकरी लगेगी फटाक से शादी बच्चे करेंगे। तो शादी बच्चे करने के बाद मतलब ये है ना, नौकरी लगने के बाद अपने को वो सक्षम की परिभाषा में शामिल कर लेते हैं। जैसा आपने बताया हम्म। कि हम्म। हमारी तो अब परमानेंट जॉब हो गई, हम तो सेटल हो गए, अब तो हम्म। शादी करेंगे, बच्चे करेंगे, बीवी पालेंगे, अब तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है हमें। ऐसे सोच लेते हैं ये लोग। हम्म। लेकिन मैं इनको बताता हूँ कि भाई आप कितने भी ज्यादा सक्षम हो, इसके बहुत सारे डायमेंशन है। शादी बच्चों के बहुत सारे डायमेंशन है। अगर आपने शादी कर भी ली है ना, मतलब सॉरी, अगर आपने सरकारी नौकरी पकड़ भी ली है और कोई अगर मान लो भी आपने पैसा इकट्ठा भी कर लिया है, उसके हम्म। बाद भी बहुत सारे बड़े मेजर रीजन है कि आपको शादी बच्चों के पीछे नहीं जाना चाहिए। सबसे बड़ी चीज तो है कि जो बच्चे पैदा कर रहे हो उनको आप ऐसे वर्ल्ड में लेके आ रहे हो जो पूरी तरीके से अनसर्टेन है। कल को वो आपको ही हम्म। गालियां देंगे। अगर मान लो कोई हम्म। बच्चा अपाहिज पैदा हो गया तो उसकी हम्म। जिम्मेवारी कौन लेगा। फिर उसके बाद तुम खुद की फ्रीडम भी कर्ब कर रहे हो। भाई हम्म। तुम पैसे ही तो ज्यादा है तुम्हारे पास, लेकिन बच्चे जब पैदा करोगे तो तुम्हें समय देना पड़ेगा अपना बहुत सारा। तो वो जो समय दोगे तो तुम्हारी आजादी, तुम्हारी फ्रीडम कहीं ना कहीं वो दांव पे लग रही है। उस चीज को ये देखते नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पैसे से ज्यादा कुछ होता नहीं है। और उसके बाद हम्म। पैसा मान लो ज्यादा हो गया आपके पास, आपने शादी करने की सोची। अब आजकल की शादियां टिकती तो है नहीं। शादी के बाद कोई ना कोई झगड़ा झंझट होगा, उसके बाद डाइवोर्स होगा, एलिमनी देनी पड़ेगी। मान लो किसी ने मर पड़ के करप्शन करके 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपया इकट्ठा किया। अब उसका हाँ। डाइवोर्स हो गया, एलिमनी हो गई, 50 लाख रुपए तो उसको एलिमनी के देने पड़ जाएंगे, 50%। हम्म। तो आधा हार्ट अटैक तो उसको इसी से आ जाएगा कि इतनी मेरी कष्ट की कमाई करी हुई करप्शन करके मैंने इकट्ठा किया और एकदम से मेरा इतना प्रॉपर्टी ले गई वो। तो वहां पे उसको इतना बड़ा मेजर अटैक आएगा। तो भाई ये सारी चीजें आपके नेगेटिव की तरफ ही जाती है। मुझे कोई फायदा आज के समय में लगता नहीं है। ये जो सक्षम मान के खुद को शादी बच्चे करते हैं ना, ये चीजें नेगेटिव में जाती हैं उसके। तो हमारे मोहल्ले में ना एक शख्स है जिनके भी रिसेंटली हम्म। डाइवोर्स हुआ है, सक्सेसफुली हो गया। ये डाइवोर्स चल रहा था पिछले 5-6 साल से, मतलब कोर्ट कचहरी चल हम्म। रहा था, अब फाइनल हो गया बेसिकली।
तो उन्होंने 40 या 45 लाख रुपए दिए हैं टोटल। और हम्म। एक घर था वो भी उस लड़की के नाम पे उनको देना पड़ा जो डिवोर्स दे गई है। और एक और उन्होंने कमाल का काम किया था, जब वो शादीशुदा जिंदगी में थे तो कुछ 6-7 लाख रुपए उन्होंने प्यार में अपनी बीवी के अकाउंट में जमा करते थे कि मेरी बीवी है तो इसके अकाउंट में अच्छा। जमा करूंगा। तो वो 6-7 लाख रुपए भी नहीं मिले, उन्हें कोर्ट में बोल दिया कि नहीं अब इसके अकाउंट में तो इसी के है, तुम उसको छोड़ दो, हम्म। भूल जाओ। तो उनका मोटा मोटी 55-60 लाख रुपए गया। तो अब वो फाइनली हो गया, छुटकारा मिल गया उनको, वो अब वो है। तो अब सुनो कमाल की बात, अभी 6 महीने हुए हैं मुश्किल से उनको आजाद हुए। अब कोई फाइनल हम्म। हो गया, सब अलग। दोबारा लड़की ढूंढ रहे हैं, उनकी एज है 46 ईयर्स ओल्ड। दोबारा लड़की ढूंढ रहे हैं और वो तरह तरह की वेबसाइट पे और इन सब चीजों पे लड़की ढूंढने में लगे हुए हैं। मतलब इतना हम्म। बड़ा झटका लगने के बाद भी इंसान को होश नहीं आ रहा है, वो फिर लड़की ढूंढ रहा है। पता नहीं इसका रीजन क्या है, मुझे नहीं पता। पर अब ना इस पे आते हैं कि जैसे गवर्नमेंट जॉब पे हमारे यहाँ क्या होता है। हमारे यहाँ अगर कोई किसी ने यूपीएससी छोड़ दो, यूपीएससी तो बहुत बड़ी चीज हो गई, किसी ने सीजीएल भी क्लियर कर लिया ना और कोई सीबीआई में या इनकम टैक्स में या इस वाले सेक्टर में लग गया कहीं पे, जिस हम्म। मोमेंट पे उसका रिजल्ट आता है, ज्वाइनिंग भी हम्म। करने की बात नहीं है, सिर्फ रिजल्ट गांव में बात फैल जाती है कि लड़के का इनके क्या हो गया है भाई सिलेक्शन। रोज हम्म। के 5 रिश्ते आते हैं उसके घर पे, रोज के। और वो ऐसे भाई हम्म। 40 लाख देंगे, 35 लाख देंगे, ऐसे जैसे कोई बिजनेस हो रहा, कोई बेचा बेची का काम हो रहा हो कुछ। मतलब आप बाहर से आके सुनोगे ना, आपको लगेगा कि ये कुछ कुछ बिजनेस करते हैं शायद। थोड़ा और ध्यान डीलिंग से कर रहे सुनोगे हैं। तो लगेगा कि भाई तो शादी की बात कर रहे हैं मतलब लिटरली पैसों में बात कर रहे होते हैं वो। तो हम्म। जब आपने जॉब ज्वाइन की थी तो आपके ऊपर कोई ऐसा प्रेशर नहीं आया था कि अब गवर्नमेंट जॉब है तो ऐसे लड़की वाले आने लग गए हो बहुत सारे, फिर उसको कैसे हैंडल किया था आपने? देखो मेरा शुरू से ही तो मतलब मुझे शादी वादी ये बच्चे बच्चे ज्यादा पसंद नहीं थे शुरू से ही। मुझे ये बहुत बड़ी हेडेक लगती थी कि शादी करो तो फिर उसको झेलते रहो, फिर उसके रिश्तेदार रिश्तेदार डबल हो जाते हैं शादी करने के बाद, ये मुझे सबसे खराब चीज लगती है। उसका मामा तुम्हारा मामा, उसका चाचा तुम्हारा चाचा। तो मैं कहा यार कौन डील करेगा इनको, इतनी ज्यादा इतनी झंझट कौन लेगा दिमाग पे। तो मैं अपने शुरू वाले से को ही, झेल नहीं पा रहे हैं। हाँ तो मैं शुरू से ही मैंने इस चीज को थोड़ा साइड में रखा था। और देखो मेरा प्रेशर, जितना मेरा प्रेशर था ना वो जॉब लगने से पहले तक ही था। क्योंकि तब मैं फाइनेंशियली उतना ज्यादा स्टेबल था नहीं, मैं पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट था। लेकिन एक बार जब मेरी जॉब लग गई और जब मेरे हाथ में पैसे आने शुरू हो गए, तब फिर मैंने कभी प्रेशर फील वो वाला किया नहीं, है ना। मैंने बोला कि भाई देखो अगर तुम मानवता के नाते, मेरा अगर भला सोचने के नाते, अगर तुम मुझे एक सौहार्द के तौर पे सुझाव दे रहे हो कि शादी कर लेनी चाहिए, तो मैं एक बार के लिए तुम्हें सुन भी लूंगा। लेकिन अगर तुम सोचोगे कि ऐसे जोर आजमाइश करेंगे, जबरदस्ती इसको मनाया जाए, तो वो वाली चीज चलने वाली नहीं है भाई। क्योंकि मेरे पास अपना बैंक अकाउंट है, मेरे पैसे हैं, मेरा घर है, किसी की कोई जबरदस्ती नहीं है। तो ये जो लोग बोलते हैं ना आदित्य भाई कि हमारे घर वाले जबरदस्ती कर रहे हैं हमारे साथ, हमें परेशान कर रहे हैं शादी के लिए, झूठ शादी बोलते का हैं। प्रेशर कैसे झेलें, ये जो है मुझे फेक प्रेशर लगता है कहीं ना कहीं। अरे भाई तुम ईमानदार जवान नहीं है ना, हो, वही वाली बात है। ईमानदारी हाँ नहीं है इनके जवान अंदर। हो, पैसे तुम्हारे हैं, बैंक अकाउंट तुम्हारा है, ये इनका लालच होता है कहीं ना कहीं, प्रॉपर्टी का लालच या फिर अच्छे बने हाँ। रहने का लालच। तो ऐसे जबरदस्ती कोई नहीं करता है, अगर आप खुद अगर माइंड में क्लैरिटी है ना तो कोई जबरदस्ती कर नहीं सकता। ये सीन है। और फिर इसके बाद एक और चीज है ना, कि शादी का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज मुझे ये भी लगता है कि जब आप शादी कर लेते हैं ना तो आपको बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ते हैं जो करने जरूरी नहीं है। मैं एक दो चीजें एग्जांपल देके समझाऊंगा। जैसे आपने शादी कर लिया, हम्म। अपने पार्टनर के साथ कहीं शिफ्ट हो गए, अब आपको ना उस घर में एक अलमारी लानी पड़ेगी। ठीक है, अब मेरी बात को हम्म। ध्यान से सुनना, बहुत लोगों को इररिलेवेंट भी लग सकती है बट ये बहुत मजे की बात है। जैसे मैं एक ऐसा इंसान हूँ ना, मैं रियल में खाना बदोश टाइप हूँ। मैं कहीं भी सो सकता हूँ, मेरी हम्म। शक्ल पे मत जाना, मैं फुटपाथ पे भी सो जाऊंगा। हम्म। मैं उस टाइप का आदमी हूँ। तो मुझे पसंद ही नहीं है ताम झाम कि सोफा लगा रहे हैं, बेड लगा रहे हैं, गद्दे। मुझे ऐसा लगता है भाई एक जीवन मिला है, इसमें तू गद्दे सेट करने में 1 दिन बिता दिया, सोफा लगाने में 2 दिन बिता दिया, उधर अलमारी वाले से बात कर रहा है भैया कब सेट करके जाओगे, इधर कील मारनी है, इधर छेद करना है, इधर एसी फिट करना है, हम्म। ये सब करे जा रहे। और ये कोई वन टाइम चीज नहीं है कि आपने एक बार लगवा दी तो खत्म। फिर कुछ ना कुछ होता जाएगा, कभी आपका एसी खराब हो रहा है वो ठीक करा रहे हो, कोई मोटर ठीक करा रहे हो। तो अब आप क्या कर हम्म। रहे हो, देखो एक जीवन मिला है ना। जो आचार्य प्रशांत बोलते हैं ना कि
पहले आप लोग बर्तन चढ़ाते हो, उस पे पनीर की लेयर डालते हो, फिर उस पे एक चावल की लेयर डालते हो, फिर उस पे कटहल की लेयर डालते हो, फिर उसको धीमी आंच पे 3 घंटे पे कर क्या रहे हो? कुछ भी उबाल उबूल के खा के आगे बढ़ो। ये आप अपना इतना टाइम नहीं है तुम्हारे पास, 30-40 साल का ही टाइम होता है प्राइम टाइम जिसमें एनर्जी होती है। और तुम इसमें भी तुम ये फालतू की चीजों में लगे हुए हो। हालांकि इस पे बहुत लोग बोल सकते हैं कि भाई हमें तो इसमें मजा आता है, बट मैं ऐसा पर्सनली मानता हूँ ये मजा नहीं आता है, ये कंडीशनिंग है। तुम इतना सोच ही नहीं पाए हो कि तुम्हें कोई दूसरी चीज दिखे, तुम्हें यही मजा लगने लग गया है। तो जब आप शादी नहीं करते हैं तो आपको ये चीजें नहीं करनी। आप मेरी तरह झोला उठाओ, कहीं भी निकल जाओ। आपको नहीं कराना एसी, ठीक है, आपको नहीं कराना, सब कुछ मेरा रेंटेड है। मैं कभी भी छोड़ के चला जाऊंगा, है ना, मेरे को नहीं कुछ वो करके जाना है। तो एक तो ये बहुत छोटी बात है, ऊपर से आप बच्चे पैदा करते हो तो ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। कि आप उस बच्चे को स्कूल छोड़ के आना है, चेक करना है स्कूल में कैसे पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, बच्चा कहीं गलत संगत में तो नहीं पड़ गया। मतलब आप अब अपने लिए कुछ कर ही नहीं रहे हो। आप खुद के अंदर जा ही नहीं रहे हो कि भाई मुझे जंगल में जाकर रह के आना पसंद है, 1 हफ्ता या 1 महीना, मुझे ट्रैकिंग करनी है, टेंट में रहना है जाके। कुछ नहीं कर पाओगे आप। फिर उसको ये लोग इस चीज का नाम दे देते हैं कि भाई हमें तो करना ही नहीं है। इस पे आप बताना। मैं इस पे जो आर्गुमेंट देते हैं ना कि भाई सबको थोड़ी करना होता है ये जो तुम बता रहे हो, मेरा पर्सनली ऐसा मानना है ये सबको करना होता है। बस फर्क इतना है कि तुमने वो चीज देखी नहीं, या तुम्हें देखने ही नहीं दिया तुम्हारे माँ बाप ने या तुम्हारे समाज ने। तो इस पे बताओ आप थोड़ा कि क्या सच में ऐसा है कि सबको नहीं चाहिए होता ऐसा? कुछ लोग परिवार में ही खुश हैं। इसमें ऐसा है मतलब देखो, मैं ऐसे मानता हूँ कि जो लोग मम्मी पेरेंट्स, मम्मी पापा ये सब भी जो अपने बच्चों को ऐसे करते रहते हैं ना कि शादी करो बाद में पछताओगे, ये करो। मुझे ऐसा लगता है इन्होंने जिंदगी है ना, शादी के बाद वाली जिंदगी देखी ही नहीं है कि इसके बाद देखिए। भी, इसके आगे भी कोई रास्ता हो सकता है। ये वहां तक पहुंचे और ये वहां पे पहुंच के इन्होंने पीठ घुमा ली वहां से, उसके आगे ये बढ़े ही नहीं। वो भी कहीं ना कहीं एक तरीके से वो आपका नेगेटिव उतना ज्यादा नहीं चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ देखा ही नहीं है उसके उसके आगे। उनको ये लगता है कि बस यही तो होता है जीवन में, इससे ज्यादा खुशी और क्या हो सकती है। एक जो कुएं के मेंढक वाली जो मानसिकता है ना, वो बन जाती है उनकी। तो अगर भाई चलो मान लिया आपको ट्रैवलिंग नहीं पसंद है, आपको नहीं ट्रैवल पसंद है, लेकिन उसके अलावा और भी तो सैकड़ों चीज हैं, 70 चीजें हैं। अरे भाई वो ट्राई कर लो, तुम स्विमिंग ट्राई कर लो, वहां तो तुम्हें ट्रैवल नहीं करना। तुम्हें कोई स्पोर्ट्स पसंद है, बैडमिंटन क्रिकेट कुछ भी तुम्हें पसंद है वो कर लो। कुछ आर्ट वर्क तुम्हें पसंद है, पेंटिंग डांसिंग, बहुत सारी स्किल होती है, कुछ तो कर लो ना। बस शादी करेंगे बच्चे करेंगे, शादी करेंगे बच्चे करेंगे, इसके अलावा इनको कोई आता ही नहीं है। इतना सारा लिटरेचर है, वो पढ़ लो यार, फिलोसफी पढ़ लो, कोई सब्जेक्ट अच्छा लगता है। मैं आदित्य भाई अभी भी, मुझे मैथमेटिक्स इतना अच्छा लगता है, कभी कभी अब भी मैं अब मेरा मतलब मुझे कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की, क्योंकि ना तो मुझे कोई एग्जाम देना और ना मुझे एग्जाम दिलाना किसी को, है ना। एग्जाम दिलाने में की भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये कोचिंग वाली, हाँ। इसके बारे में हम बात करेंगे। ना तो मुझे एग्जाम देना है ना मुझे कोई एग्जाम दिलाना है, मैं फ्री हो गया हूँ, पिछले 3-4 साल हो गए, मैं कोई इस तरीके से वो नहीं। लेकिन फिर भी जब मैं पढ़ता हूँ ना दोबारा से वही चीजें, कि मैथमेटिक्स में दोबारा वही चीजें मैं पढ़ रहा हूँ, फिजिक्स में मैं दोबारा वही चीजें पढ़ रहा हूँ, तो मुझे पढ़ के मजा आता है। क्योंकि उनका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, उनका ऑब्जेक्टिव कोई एग्जाम क्लियर करना और वो सब नहीं है। मुझे अच्छा लगता है कि यार ये नॉलेज कैसे सोची होगी उन लोगों ने उस टाइम पे, आज से 400 साल पहले कैसे कैलकुलस का आविष्कार हुआ होगा। तो वो सोच के मुझे पसंद अच्छा लगता है। लेकिन ये लोग जो सरकारी नौकरी की तैयारी में फंसे पड़े हैं ना, ये रट्टा लगा रहे हैं। वो जो जॉय ऑफ लर्निंग है ना, वो मिस हो वो गया नहीं है। है। वो हाँ। जबरदस्ती का सुबह करंट अफेयर के नाम पे सैकड़ों न्यूज़पेपर और वो नोट्स और वो रद्दी वो इकट्ठा करके लगे हुए हैं। वो जो जॉय होना चाहिए वो खत्म हो गया है। तो इस रैट रेस से जब ये लोग बाहर निकलेंगे तब ये इनको पता चलेगा कि दुनिया में और कितनी सारी चीजें हैं। अरे भाई ट्रैवलिंग का मतलब सिर्फ ट्रैवलिंग नहीं होता है। वहां पे तुम जाओगे तो उसका मतलब ये होता है कि तुम अपने जो तुम्हारा एक कंफर्ट जोन बन गया है उससे बाहर निकलो, नए नए लोगों से मिलोगे, तुम नए नए लोगों से बातचीत करने का मौका मिलेगा, वहां पे तुम इंटरेक्शन करोगे, नई चीजें ट्राई करोगे। ट्रैवलिंग का मतलब ये थोड़ी कि तुम पहाड़ी चढ़े जा रहे हो चढ़े जा रहे हो, ऐसा ऐसा नहीं है, है ना। तो इन ये एक्सपोजर नहीं मिला इनको। हम्म।
और मतलब यूरोपियन से भी ये लोग नहीं सीखते ना। आप हिस्ट्री पढ़ोगे, हिस्ट्री देखोगे, तो वो उन्होंने पूरा क्या किया है, उन्होंने यात्राएं ही तो की हैं। कहीं से कहीं नाव लेके पहुंच हाँ जाते थे, पता नहीं है क्या है वो- इस समुंदर के उस तरफ, फिर भी चल पड़ते थे। और यही रीजन है कि वो आज वो यहाँ है, पूरी दुनिया पे राज किया है उन्होंने। बिल्कुल। और वो 2-2 साल तो का अपना सामान, 2-2 साल का सामान डाल के हाँ नाव हाँ में, और वो निकल पड़ते थे कि चलो हाँ, खोजबीन करके आते हैं और देखते देखते हैं हैं क्या है। कि कहाँ क्या है। ये हाँ इस तरीके की खोजी मानसिकता जो है वो कम से मतलब, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो अपने स्टेट ही नहीं घूमे हैं। कि मान लो एक स्टेट में 40-50 डिस्ट्रिक्ट है, तो वो अपने सिटी से ही बाहर नहीं जाते हैं। वो लगता है उनको कि जो खासकर जो हमारी पेरेंट्स वाली जनरेशन है ना, उनको ऐसा लगता है कि हाँ, कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं तो मतलब पैसे बर्बाद करके आएंगे, पैसा वेस्ट कि है। पैसे हाँ की बर्बादी है, पैसा वेस्ट कर रहे हो। तो ये मानसिकता है, उनको पता ही नहीं चला, वो कुएं के मेंढक बन के रह गए हैं एक तरीके से। शायद ये ना हमारे जीन में भी है, मुझे ये भी लगता है, जो ना हमारे चलता है पीढ़ी दर पीढ़ी। ये हमारे जीन में है कि हम्म। हमें हमें हम गुलाम ही रहे स्टार्टिंग से। मुगलों से पहले भी गुलाम थे, फिर बाद में अंग्रेजों तक, और अभी भी गुलामी है। मैं तो अभी भी आजाद नहीं मानता अपने देश को। तो ये ना ये हमारे इसका अंदर है कि हम। आदि ये एक पॉइंट मैं ऐड कर देता हूँ आदित्य भाई इसमें। हाँ, इसका जो कारण है ना, जहां तक मुझे समझ आता है कि ये हम क्यों नहीं सोच पाते हैं उससे आगे, और एक डर हमारे अंदर जो बैठ गया है, जो ब्रेन वॉशिंग जीन में जो चीज हमारे चली गई है, वो ये है कि इसका मेन कारण शादी बच्चे ही है। मैं बताता हाँ, हूँ कैसे है इसके मूल में शादी बच्चे। हमें शुरू से ही बता दिया गया है कि तुम पढ़ाई करोगे, फिर उसके बाद जॉब पकड़ोगे, जॉब के बाद फिर शादी करोगे, बच्चे करोगे। उनकी जिम्मेवारियां भी तो उठानी है तुम्हें। उन जिम्मेवारियों को उठाने के लिए तुम्हें सक्षम बनना पड़ेगा। तो ये डरा दिया जाता है शुरू से ही, और बच्चों को ऐसा लगता है कि एक ही रास्ता है, बस यही सी रास्ते पे चल हाँ, के जाना है। अगर उनके सामने चॉइस होती, मान लो 2 चॉइस है कि भाई तुमने कॉलेज कंप्लीट कर लिया, तुम्हारी जॉब लग गई। अब जॉब लगने के बाद तुम्हें शादी करनी है या नहीं करनी है, ये तुम्हारा डिसीजन हम्म, है। हम्म, तो उसके माइंड में ये विचार आएगा कि अच्छा मैं शादी नहीं करूंगा तो मेरे ऊपर जिम्मेवारियां नहीं है, तब फिर मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ, तब मैं घूमने जा सकता हूँ, तब मैं कोई नई चीज ट्राई कर सकता हूँ। तब रिसर्च कर जरूरी सकता नहीं हूँ है कि जिसमें मैं इंटरेस्ट है। हाँ। रिसर्च, हाँ, कि जरूरी नहीं है कि मैं गवर्नमेंट जॉब करके और उसी में फंस के रह जाऊंगा। भाई हम्म, 60 साल तक लोग कल्पना करते हैं कि मैं एक ही जॉब करूंगा, एक ही सड़े से सिटी में रहूंगा, एक ही काम कर रहे हैं वहां पे फंसे हुए। वो बिल्कुल भी रिस्क लेने से डरते हैं, बिल्कुल ही बहुत ज्यादा। तो ये मेन शादी बच्चों वाला डर है ये, जहां तक मुझे लगता है। हाँ, हाँ। और एक तो ये कंडीशनिंग पहले, क्योंकि मैं ना यंग बच्चों से भी बात करता हूँ ना, जो 22-23 साल के बच्चे हैं, वो भी ऐसे बोलते हैं कि अरे मैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। ये तो मतलब उसको बड़ा ग्रेटनेस समझते हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को। हाँ। उसका मैं भी एक पॉइंट तक समझता था। मैं भी मेरी लाइफ में एक ऐसा टाइम था, मुझे लगता था मुझे तो सब देखना है अपने। पर मुझे बहुत बाद में समझ आया यार, ये सब तो ट्रैप है। मतलब तो, और ये लोग ये नहीं समझते कि तुम जिम्मेदारी लोगे, 50,000 रुपए कमाओगे। अब अगर आप किसी बच्चे से ये बोल दो ना कि तू भाई एक महीने में 3-4 करोड़ कमा, कैसे कमाएगा सोच, तो हंसेगा आपके ऊपर। अरे क्या कर रहे हो, 3-4 करोड़ हम्म। कैसे कमा लूंगा एक महीने में। मतलब उसकी सोच को ठोक ठोक के इतना संकुचित कर दिया गया है कि उसे लग रहा है कि भाई मेरी औकात 50,000 कमाने की, 60,000 कमाने की ही है। मतलब आप हम्म। एक दिन में 100 करोड़ भी तो कमा सकते हो, ये नंबर ही तो है। ये क्या है, कमाते नहीं है क्या लोग। मेरा बोलने का मतलब हम्म। ये है कि उसके दिमाग को इतनी लिवरेज क्यों नहीं दी जाती कि भाई उसको सोचने तो दो एटलीस्ट। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम कमा ही हम्म। लोगे जाके, या जो भी है, बट कमाने से पहला स्टेप तो है सोचना। तो यहाँ के बंदों का दिमाग ही बंद है। उनको लगता है मुझे जिम्मेदारी उठानी है, 20,000 रुपए कमा के मैं अपने माँ बाप को देखूंगा, अपने बीवी बच्चे पालूंगा, कोढ़ियों के बैल की तरफ पिसूंगा, एंड दिस इज ग्रेटनेस। अब पता नहीं हम्म। ग्रेटनेस क्यों बोला, मुझे इसमें कुछ षड्यंत्र लगता है, कॉन्स्पिरेसी लगती है कि ये ऊपर के बंदों ने शायद ये सब फैलाया है ताकि ये गुलाम गुलाम ही रहे, ये क्वेश्चन ना करने लग जाए, ऊपर ना आ जाए। ऐसा कुछ हो सकता है इसीलिए। तो इसीलिए हम सब ये सब वीडियोस बनाते हैं, ताकि ये देख के एटलीस्ट इन्हें लगे कि हाँ ये भी। जैसे जब हम एंटी बाकी। नेटलिज्म की बात करते हैं ना, तो बहुत लोग हम्म। मुझे ये बोलते हैं कि अरे यार ये भी तो बात है आदित्य, यार ये मुझे 5 साल पहले किसी ने बताई होती तो मैं नहीं करता बच्चे। तो मतलब समझ रहे हो, लोग इसको हेट नहीं कर रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं है, इसलिए बात करना जरूरी है। इस पे बताओ आपका क्या टेक है। हाँ, मेरे एक वीडियो था शादी और बच्चों के बारे में, तो उसमें एक, हाँ हम्म। आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, आ रही है।
हाँ, तो एक वीडियो बनाया था मैंने शादी बच्चों के बारे में कि ये क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों नुकसानदायक है शादी करना। तो उसमें एक लड़की का कमेंट आया नीचे, वो बोल रही है कि सर बात तो आपकी ठीक है, और अभी जो है ना मेरे भाई की शादी है अभी 1 हफ्ते बाद, और इस वीडियो का लिंक है ना मैं उसको शादी होने के बाद भेजूंगी, अगर मैंने पहले भेज दिया तो वो शादी नहीं करेगा फिर। तो ये सच्चाई है, ये हमारे ऐसे कमेंट आते हैं हमारे पास भी कि काश आपकी वीडियो 2 साल पहले मिल जाती तो हम ये शादी बच्चों वाले षड्यंत्र से बच हाँ। जाते, ऐसे करके। लेकिन वही है, मतलब अवेयरनेस धीरे धीरे फैल रही है समाज के बीच में, लेकिन फिर भी लोग करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, और वो डर भी बैठ गया है उनके दिल में कि हम बीमार हो जाएंगे क्या होगा, बूढ़े हो जाएंगे तो क्या होगा। मतलब अभी इस वो पे आपका क्या 25। मानना है? जैसे जैसे मतलब मैं नहीं कर रहा हूँ शादी, आप नहीं कर रहे हैं शादी, अब मैं तो आई डोंट थिंक कि मैं करूंगा, पता नहीं, हो सकता है फ्यूचर में कभी कर भी लूं, बट अभी के हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि मैं कभी करने वाला हूँ। तो जब मैं बूढ़ा होऊंगा या आप बूढ़े होंगे, एक टाइम हम्म आएगा कि हम बूढ़े होंगे, तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? जैसे मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि भाई बुढ़ापे में, तो जब वो पूछते हैं ना तब मेरे दिमाग में आती है, मेरे दिमाग में ख्याल कभी आया ही नहीं कि बुढ़ापे में मेरा क्या होगा। तो आपको कैसा देखो, लगता है? जो थोड़ा सा भी नॉर्मल बंदा होगा ना, ये जो इन चीजों के बारे में सोचेगा, वो उसके दिमाग में ये ख्याल नहीं आएंगे। वो अभी भाई 20, 25, 30, 35 की उम्र है, अभी कैसे ख्याल आएगा ये सब चीजों के बारे में। लेकिन मुझे भी ऐसे बोलते हैं कि अरे अभी तो तुम मजे कर रहे हो, जवान हो, घूम रहे हो, अभी तो पैसा है, ऊर्जा है, एक समय आएगा तुम 60 साल के हो जाओगे और तुम्हें अकेलापन महसूस होगा, किसी की कमी महसूस होगी, बोरियत आएगी, और फिर तुम सोचोगे काश कोई जीवन में होता। तो मैं उनको रिप्लाई देता हूँ कि भाई जब वो समय आएगा ना, मैं 60 साल की एज में तभी शादी कर लूंगा, कम से कम 60 साल तक तो बचा रहूंगा। तो अगर मुझे तब जरूरत पड़ेगी 55 साल, 60 साल, तब शादी कर लेंगे। अरे यार आजकल तो इतनी फैसिलिटी है, ऑनलाइन एप्स बहुत है, है, ये है वो है। उस टाइम तो और आ भाई जाएंगी। हाँ, तुम अगर शादी नहीं कर रहे हो तो ऐसे ही दूसरे जेंडर वाले लोग भी तो होंगे जो शादी नहीं कर रहे हैं, लड़कियां भी ऐसी हैं जो शादी नहीं कर रही हैं। तो ये कोई डरने वाली बात नहीं है कि अभी नहीं करेंगे तो फिर बाद में कहीं पछतावा ना हो। देखो, अगर आपने नहीं करी है ना, तब आपके पास चांस है कि आप कभी भी शादी कर सकते हो, लाइफ के किसी भी स्टेज पे शादी कर सकते हो, है ना। अभी भी ये बॉलीवुड वाले कितनी शादियां कर रहे हैं, 60 साल की एज हो गई अब भी शादियां कर रहे हैं। अभी तो कोई एक न्यूज आई थी, पता नहीं क्या नाम, किसने शादी करी है 60 के बाद, आमिर खान करी है ने या किसी ने। पता हाँ, नहीं। आमिर खान का ही देखा था मैंने भी, पता नहीं सच है कि क्या है, हाँ, पर करते हैं, ये लोग तो तीसरी कॉमन है इन लोगों के बीच में। कॉमन है। तो मतलब अगर तुम्हें लगता है कि 60 साल, और देखो तब तक इंसान के अंदर इतनी बुद्धि आ जाती है, फिर वो शादी वादी और इन सब में फंस के रहने की खुद ही कोशिश नहीं करता है। और अगर मान लो तब भी तुम्हें लगता है कि अब करनी चाहिए तो कर लो यार, है ना। हम कौन सा ये थोड़ी लेकिन बोल रहे कि पैरामीटर भी तो भीष्म। गलत है ना राजपाल जी, ये हाँ, जो पैरामीटर है शादी करने के इन लोगों के, वो गलत है। मतलब ये रंग रूप देख के, सैलरी देख के, और लड़की लंबी है, गोरी है, तो वो शादी कहाँ टिकने वाली है? आदित्य भाई, दो ही चीज है शादी के पैरामीटर, बाकी बोलते रहते हैं ये लोग। लड़का जो है वो सिर्फ ये देखता है कि लड़की दिखने में कैसी है, कितनी सुंदर हम्म, है ना, हम्म, फिगर अट्रैक्टिव, ये देखता हाँ सिर्फ हाँ, वो, देखते हैं। है ना। वो ये नहीं देखेगा कि इसकी थिंकिंग क्या है, ये कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करती है, इसकी फिलोसफी क्या है ये। भाई तुम्हें पूरा जिंदगी बितानी है उसके साथ, वो 5 मिनट का रोमांस, 5 मिनट से ज्यादा फिर इनकी औकात भी नहीं होती है करने की। तो भाई तुम कैसे बिता लोगे 30, 35 साल उसके साथ, वो तुम रोमांस में थोड़ी ना बीतेगी, उसमें तो यही सब झगड़े झंझट आएंगे ना। वो पूरा का पूरा हम्म, एक पैकेज है, जैसा आचार्य प्रशांत बोलते हैं। उसके हम्म, साथ तुम्हें रहना पड़ेगा, उसकी थिंकिंग तुम्हें झेलनी पड़ेगी। वो वेजिटेरियन खाती है, नॉन वेजिटेरियन खाती है, जानवरों के प्रति उसका बिहेवियर कैसा है, क्या सोचती है, वो सारी चीजें, वो पूरा का पूरा इंसान है भाई, तुम्हें झेलना पड़ेगा। ये देखते हैं लड़के, देखते हैं कि कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है। हम्म, अगर कोई सुंदर लड़की पसंद आ गई तो बस हाँ, हमारी तो हाँ है, कर दो। और ये तो लड़कों की तरफ से है। फिर लड़कियों की तरफ से देखो तो लड़कियों की तरफ से ज्यादा है ना, वो देखते हैं कि ये पैसा, स्टेबिलिटी,
वो कितना और शहर में कंफर्ट हमें रहता है। प्रोवाइड कर सकता है। हाँ, हाँ। कितना कितना कंफर्ट हमें प्रोवाइड कर सकता है। लड़कियां ये होती है, उनको मतलब मैं सबकी बात तो नहीं कर रहा, हो सकता है 5-10% जो है वो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद की जॉब उसके अकॉर्डिंग भी चलती हों, लेकिन मैक्सिमम लड़कियां है ना वो ऐसी होती हैं कि हमें यही क्या होता है जरूरत है मैक्सिमम। ज्यादा करने का, हमें तो कोई मिल जाएगा, हमारे लिए तो कोई मेहनत कर रहा है, वो रट्टे रट्टे लगा रहा है बैठ के, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, हमें तो कोई मिल ही जाएगा। और ये इतने बेवकूफ होते हैं, ये उनके पीछे फिर भागते भी हैं और ये मिल भी जाते हैं फिर उनको। तो ये दो ही मतलब पैरामीटर है शादी के। मतलब ये नहीं समझते ना कि जैसे जिस उम्र में 25-26 साल की उम्र में हार्मोन्स एकदम पीक पे होते हैं, अपोजिट हम्म। जेंडर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, मतलब इतनी उस लेवल की पढ़ाई भी नहीं है इंडिया में कि वो इन चीजों को समझे। तो वो और यहाँ पे दबा के भी रखा जाता है, जैसे लड़कों को लड़कियों से नहीं मिलने देंगे, लड़कियों को लड़कों से नहीं मिलने देंगे। तो अब एक लड़के को खुद घर वाले लेके जा रहे हैं कि चल भाई लड़की देख, तो उसके लिए तो भाई हम्म। वो स्वर्ग हो गया वो एक तरीके से। जिस चीज के लिए जिंदगी भर मना किया, आज घर वाले खुद लेके जा रहे हैं। वो लड़की देख के हाँ। पागल हो जाता है, वो ना कह ही नहीं पाएगा। ना कह भाई देखो, एक दो बार मान लो तुमने, एक दो बार ना कह भी दोगे तो फिर घर वाले भी हार नहीं मानते ना, एक बार दूसरी बार लेके जाएंगे, तीसरी बार लेके जाएंगे। हाँ। तो नॉर्मल मेल फीमेल अट्रैक्शन है भाई, कहीं ना कहीं तो तुम्हें हार माननी ही पड़ेगी, तो ये तो ऑब्वियसली हो तो ही पता जाएगा। है, जैसे अगर कोई लड़के की बात करते हैं, कोई लड़का इंडिया में ऐसे रहे, एक्टिव रहे, फिजिकली एक्टिव हम्म। रहे, एक्सरसाइज करे और अपने लुक्स पे काम करे, है ना, जैसे फॉरेन के लड़के करते हैं, फॉरेन में ये सब कल्चर है काफी, अपने लुक्स पे ध्यान देते हैं, है ना, जॉ लाइन दिख रही है कि नहीं, वो बड़ी डिटेल में काम करते हैं। यहाँ पे तो चलो फिर भी हम्म। बेसिक प्रोटीन रोटीन की बातें होती हैं, वो तो बहुत डिटेल में काम करते हैं कि एज से 5 साल हम्म। कम कैसे दिखें, क्या खाएं। तो इस तरह से अगर इंडिया के लड़के करने लगे और अपने पैशन पे काम करें, बिल्कुल डेस्परेटली अपने पैशन को हम्म। फॉलो करें, एक्सप्लोर कर रहे हैं, अपनी चीजें कर रहे हैं और फिट है, एकदम अट्रैक्टिव है, और वो ऐसे लोग बहुत लड़कियों को अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो उनके बहुत रिलेशनशिप भी होते हैं ऐसे लड़कों के। तो मुझे लगता है कि जब वो ऐसे रहे ना, खुल के जिए लड़के, तो वो खुद ही शादी करने की टेंडेंसी उनके दिमाग से निकल जाएगी, क्योंकि फिर उन्हें लगेगा कि जरूरत हाँ, क्या है। सही बात है। ये आदित्य भाई, ये लोग जो शादी करते हैं ना, अरेंज मैरिज करते हैं, ये अंदर से भरे बैठे होते हैं। हाँ ये एग्जैक्टली। मतलब 20-30 साल, 30 साल हो गए, 35 साल हो गए, कुछ मिल नहीं रहा, किसी लड़की से बात नहीं हुई आज तक, किसी ने घास नहीं डाली, कॉलेज में घूम के भी नहीं देखा किसी ने। तो फिर ये अंदर से भरे बैठे हैं बिल्कुल, फिर जैसे ही इनके घर वाले बोलते हैं कि चलो तुम्हें लड़की दिखाने लेके चलते हैं, फिर वहां पे ये लोग पसर जाते हैं तुरंत, हाँ हाँ हमें तो पसंद आ गई लड़की, और फटाक से फिर इनकी शादी होती है। तो ये लोग और जो फंसते हैं। और जो ये लोग बोलते भी है ना कि यार मेरे घर वाले जबरदस्ती कर रहे हैं, क्या करूं, मुझे तो उनपे भी गुस्सा आता है। मैं बोला यार कैसे जबरदस्ती, तू मना कर दे, बोलते नहीं करूंगा, क्या कर लेंगे, हथकड़ी डालेंगे क्या। कहीं ना कहीं उनका भी अंदर से रहता है एक सॉफ्ट कॉर्नर, पिघलते हैं थोड़ा थोड़ा वो भी लड़की को देख के। जब व्हाट्सएप पे फोटो आ जाती है, हाँ। वो अरे सुंदर तो लग रही है यार, तो मना कैसे करूँ अब, तो वो वाली बात हो जाती है इनके मैं साथ। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आदित्य भाई। मेरी एक लड़की से बात होती थी, वो यूपीएससी की तैयारी करती थी। तो हाँ। उसने एक दो बार अटेम्प्ट दिया, उसको फेल हो गई, वो नहीं उसका हो पाया। तो उसके बाद नेचुरली जैसे होता है, घर वालों ने बोला भाई नहीं एग्जाम हो रहा तुम्हारा, 2 साल हो गए, अब शादी करते हैं तुम्हारी। तो वो क्या है, मतलब शुरू शुरू में मेरे पास डेली मैसेज आता कि हाय हाय मेरे घर वाले प्रेशर बना रहे हैं मेरे ऊपर, मैं क्या करूं, जबरदस्ती हो रही है मेरे साथ, और जबरदस्ती शादी कर रहे हैं, मैं करना नहीं चाहती है। तो मैंने उसको बताया कि भाई तुम फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओ, जॉब पकड़ लो, घर वाले क्या जबरदस्ती करेंगे, हाँ। है ना, हाँ। वो हाँ। नहीं कर पाएंगे। वो तो तुम्हारे हाथ में है कि कैसे लाइफ चलानी है। लेकिन वो बोल रही है नहीं नहीं मेरे साथ जबरदस्ती, ये वो। और उसकी शादी हो गई। हाँ। शादी होने के तुरंत बाद अगले दिन उसका स्टेटस आ रहा है कि बेस्ट हस्बैंड इन दी वर्ल्ड, बेस्ट मोमेंट्स इन माय लाइफ, ऐसे करके। एवरी और हस्बैंड इज मैं, बेस्ट हस्बैंड इन इंडिया। हाँ मैं देख के एकदम भौचक्का, मैं देख के एकदम से भौचक्का रह गया कि यार ये क्या हो रहा है। कल तक तो ये मेरे पास इतने लंबे करना नहीं लंबे चाहते। मैसेज करके डाल रही थी, हाय मेरे साथ जबरदस्ती हो रही है, हो रहा है। और आज इसको पता चल गया कि ये बेस्ट हस्बैंड इन दी वर्ल्ड है। तो ये एक दिन में इनका ही। जो है कहानियां बनाते हैं ये लोग। कहानियां, झूठे लोग हैं, सारे रिश्ते झूठ पे टिके होते हैं इंडिया में, सब एक दूसरे से झूठ बोल रहे होते हैं। आप और फंक्शन देखो उसके जो। बाद
उसके बाद एक चीज और है, ये जो अरेंज मैरिज कर लेते हैं ना, ये जोश हम्म, जोश में अरेंज मैरिज कर लेते हैं, उसके हम्म, बाद फिर है ना, ये अरेंज मैरिज वालों का ही फिर ये इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी शुरू हो जाते हैं। क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हैं इंडिया में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, है ना, मैंने देखा है। मतलब इसमें सिर्फ जरूरी नहीं है कि लड़कों की तरफ से ही है या लड़कियों की तरफ से ही है, ये दोनों तरफ से ही है, ये ह्यूमन नेचर है कहीं ना कहीं। और फिर उसके कॉर्पोरेट में बाद ये भर भर के लड़ाई होता है होती ये, है, भर भर के प्राइवेट भर सेक्टर भर में के। बहुत होता है। ये बिल्कुल आम हो गया है, ये जो मेट्रो सिटीज है ना, उनमें तो बिल्कुल ही आम हो गया है। तो एक कुछ फाइनल मैसेज क्या देना चाहोगे आप यूथ को इसके ऊपर, हाँ, इसमें एक जॉब और शादी के डायमेंशन, ऊपर? हाँ इसमें हम्म, एक डायमेंशन हम और टच कर सकते हैं, एक चीज हमने छोड़ दी। जैसे हम्म, ये लोग लगे हुए हैं ना, लाखों लाखों लोग, करोड़ों लोग तैयारी करने में लगे हुए हैं, दिल्ली में मुखर्जी नगर, करोल बाग, ये वो। हम्म, इनको ऐसा लगता है कि सरकारी नौकरी लगने के बाद है ना, कोई स्वर्ग में कोई राजा की पदवी मिल जाएगी, है ना। बहुत हाँ, सारे टीचर भी ऐसे हैं, वो बोलते हैं तुम्हें राजा बनाएंगे, आओ हमारी कोचिंग में राजा बनाएंगे। ये है ना, बहुत ही बकवास चीज बेची जा रही है तुम्हें। भाई तुम्हें सच्चाई पता ही नहीं है। जॉब लगने के बाद असली संघर्ष शुरू होता है। ये हमारे है ना नेक्स्ट पॉडकास्ट का टॉपिक हो सकता है, कि जो हाँ, इसको असली अलग से संघर्ष करेंगे। होगा, असली संघर्ष जो होता है ना, वो जॉब लगने के बाद शुरू होगा। मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने कि मैंने अपना एक्सपीरियंस उसमें शेयर किया कि कैसे मुझे जॉब से मैं परेशान हो गया था वहां पे। एक एक छुट्टी के लिए मुझे उनसे चिरोरी करनी पड़ रही है, और साउथ में लैंग्वेज वैंग्वेज मेरी समझ में नहीं गवर्नमेंट आती जॉब थी। में भी। गवर्नमेंट जॉब की बात बता रहा हूँ, सरकारी नौकरी जिसको ये लोग आइडियल मानते हैं कि इनकम टैक्स में नौकरी लगेगी, ड्रीम जॉब होती है उसकी बात इनकम टैक्स बता रहा लोगों हूँ। की। हम्म, हाँ, और उसके बाद फिर मैंने एक एग्जांपल दिया। एक हरियाणा में है ना, पुलिस सर्विस में है ये डीजीआईपी, जो डीजीपी होता है बिल्कुल टॉप लेवल पे होता है, और एडीजीपी उससे नीचे लेवल पे होता है। तो वो एडीजीपी था, वो पता नहीं उसका जॉब का भी स्ट्रेस था और कुछ करप्शन के केसेस भी थे। इतना ज्यादा परेशान हो गया वो ऑफिस से, उसने वो अपनी जीवन को ही डिलीट करना पड़ा, उसने खुद को डिलीट कर लिया। हम्म, आईपीएस, इतना सीनियर आईपीएस, और बहुत सारे लोग इस्तीफे भी दे रहे हैं। तो मतलब शॉर्ट में बताए तो वहां कोई आपको फूलों की सेज नहीं मिली हुई कि वहां जाके मजे करेंगे। वो वाला वीडियो है ना मेरा, यूट्यूब ने कुछ वो डाउन कर दिया उसमें। क्योंकि ये लोग सच्चाई चाहते नहीं कि सच्चाई बाहर आए इन सारी चीजों की। ये अच्छा चाहते हैं कि अच्छा। अच्छी अच्छी चीजें दिखें, अच्छी अच्छी चीजें, हाँ, क्योंकि कि बिजनेस चल रहा जैसे है ना उनसे, इनका कोचिंग। कैपिटलिज्म, हाँ कैपिटलिज्म, ये कोचिंग माफिया ये बढ़ावा देते हैं। तो भाई वहां पे जाओगे ना, वहां भी कोई बहुत फूलों की सहज मिलने वाली नहीं है तुम्हें कि बहुत अच्छी जिंदगी हो जाएगी और राजा वाली जिंदगी जिएंगे, ये वो। ये हम अलग से एक डिस्कस करेंगे, इसके लिए पूरा डिटेल में टाइम चाहिए हमें। तो मेरा फाइनल मैसेज तो यही है करियर को लेके, कि भाई अगर थोड़ा सा दिमाग से सोचोगे, शादी बच्चों का लालच निकाल दो दिमाग से, तब तुम थोड़ा सा खुल के सोच पाओगे कि लाइफ को कैसे तुम्हें एक्सप्लोर करना है। शादी बच्चों का डर अगर तुम्हारे दिमाग पे रहेगा तो तुम नहीं सोच पाओगे, खुल के नहीं सोच पाओगे। और शादी, जॉब लगने के बाद भी ये शादी बच्चे करने की जल्दबाजी मत किया करो भाई। और जो बोल रहे हैं कि हमारे घर से प्रेशर है, ये है, भाई तुम्हें लालच है, तुम उनकी प्रॉपर्टी का लालच कर रहे हो, तुम अच्छा बनने का लालच है, तुम्हें जिम्मेदार बनना चाहते हो। ये थोड़ा सा लालच से बाहर आओ तो अपनी लाइफ को तुम फ्रीडम से भर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, तो यही है मेन इसका। आप समझो तो लालच और डर, ये दो चीजें हैं जो आपको हाँ। रोकती हैं, लेकिन जिंदगी इतनी मुश्किल है नहीं। आप अपना लालच और डर को छोड़ दो, तो आप बहुत अच्छी, हेल्दी और एकदम बहुत बढ़िया जिंदगी जी सकते हो। आप घूम सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो, अपने मर्जी का खा सकते हो, अपनी मर्जी की जगह पे रह सकते हो, अपने मर्जी के लोगों के साथ रह सकते हो। और वो लाइफ बहुत अच्छी होती है, आपको बहुत अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। और ये करना इतना मुश्किल नहीं होता है, जस्ट बिकॉज आपके आसपास किसी ने किया नहीं है, आपने देखा नहीं है, इसलिए बोला जाता है मुश्किल। मुश्किल वो लाइफ है जो ये समाज जी रहा है, वो बहुत मुश्किल है, भयंकर हम्म। है। उसमें तुम दिन प्रतिदिन सफर करते हो, पीड़ा में रहते हो, एकदम दुखी रहते हो। सारे सबको हाइपर टेंशन है इंडिया में, सबका कोर्टिसोल हाई रहता है, सब परेशान रहते हैं, सब बीमार रहते हैं, इसी रीजन से रहते हैं। तो आप हम्म। बताना आपको ये बातचीत कैसी लगी। इसको पसंद आई तो लाइक करना, हाइप करना, और अगर इस तरह की और भी हम आगे लाएंगे पॉडकास्ट, तुम लोगों को कोई टॉपिक है, चाहते हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बातचीत करें, तो कमेंट करना।
और बताना कैसा लगा ये वीडियो, अपने कमेंट सेक्शन खुला है, और इस वीडियो को हाइप करना ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और हम लोग फिर लाते रहेंगे इस पे और वीडियोस अलग अलग टॉपिक पे। तो ठीक है, करते हैं इसको एंड। बाय बाय। बिल्कुल, मज़ा आया वीडियो में डिस्कस करके। और आप जो भी आपको टॉपिक चाहिए जिस भी वीडियो से, इससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे आपको, तो आप वो कमेंट कर देना। और हम चाहते हैं कि ऐसे-ऐसे वीडियो पे, ऐसे-ऐसे टॉपिक पे वीडियो लेके आएँ, क्योंकि इसी के इर्द-गिर्द आपकी लाइफ घूमती है। अगर ये 2 चीज़ें सही होगी एग्जैक्टली। तो आपकी लाइफ एकदम मस्त चलती है। तो आदित्य भाई, बहुत मज़ा आया, बहुत-बहुत धन्यवाद इस डिस्कशन के लिए। थैंक यू। चलिए फिर मिलते हैं इसको end करते हैं।